जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हंटर में। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो फिजिक्स है एनसीईआरटी वेस्ट उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आवेश और क्षेत्र, मतलब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में। तो यह है पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसका पार्ट फर्स्ट देख लिए। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और पास में आने वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज लास्ट वीडियो में अपन जान चुके हैं आवेश क्या होता है और इसके आवेश के क्वांटिकल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो इसमें क्या है, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत या नियम क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जो आवेश होता है सबसे पहले उसके बारे में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि आवेश क्या होता है। तो जो पदार्थ होते हैं उनके वैद्युतमय हो जाने का गुण जो होता है उसको आवेश कहते हैं। और आवेश को हमने किससे प्रदर्शित किया था? आवेश को क्यू से प्रदर्शित किया था। जो आवेश था उसका मात्रक क्या था गाइज? कूलाम। इसके बाद अगर बात करें आवेश के क्वांटीकरण में, तो आवेश के क्वांटीकरण में हमने क्या देखा था कि जो आवेश होता है सदैव ही जो मूल आवेश होता है स्मॉल ई उसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इसे क्या कहा था हमने? आवेश का क्वांटीकरण, जहाँ पे क्यू बराबर हम लोगों ने लिखा था एन ई और जो एन था वो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या था। तो बात करते हैं हम गाइस आवेश के संरक्षण के सिद्धांत की। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है? किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक विभिन्न तरीकों से विभिन्न समूहों में परिलक्षित किया जा सकता है। जब कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं। जब कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। मतलब क्या है, अगर कांच की छड़ है उसको रेशम से रख दें तो क्या होता है कि जो कांच की छड़ है इससे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चले जाते हैं? रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं। और जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है और जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है गाइस? ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात कांच की छड़ में जितना धनावेश होता है रेशमी कपड़े पर उतना ही ऋणावेश होता है। अतः इसका कुल आवेश शून्य होता है। मतलब जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। मतलब क्या है, किसी निकाय का जो धनावेश और ऋणावेश के बीजगणितीय योग होता है वो कैसा होता है? शून्य होता है। यही आवेश के संरक्षण का नियम या यही आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। तो आगे देखते हैं गाइस बिंदु आवेश क्या होता है। तो अगला है बिंदु आवेश के बारे में। जब दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनकी बीच की दूरी की तुलना में नगण्य होती हैं तो ऐसे आवेशों को बिंदु आवेश कहते हैं। मतलब जो विमाएं होती हैं दूसरी वो उनकी दूरी की तुलना में नगण्य होती हैं तो वो कौन सा आवेश कहलाता है? बिंदु आवेश। मतलब बिंदु आवेश को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि बिंदु आवेश वह आवेश है जिसे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो क्या कहलाता है गाइस? बिंदु आवेश कहलाता है। आगे बात करते हैं हम गाइस कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है। अगर कूलाम का नियम जो था उसी को बोला जाता है कूलाम के वर्ग के व्युत्क्रम का नियम। तो बात करते हैं कूलाम के नियम की। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो आदेश लिखा है यहाँ पे क्या होना चाहिए? आवेश होगा। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है वो उन दोनों आवेशों के गुणन जो परिणाम होता है परिमाण होता है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और जो उनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल वाले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया था। इसके बाद बात करते हैं हम कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं, लिमिट्स क्या हैं। तो पहला जो है यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। जो कूलाम का नियम है किन के लिए सत्य है? बिंदु आवेशों के लिए। दूसरा क्या है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। थर्ड पॉइंट जो है, यह नियम केवल अधिक दूरियों के लिए सत्य है, यह नियम नाभिकीय दूरियों पर लागू नहीं होता है। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा। इसके बारे में जानेंगे वैद्युत बल रेखा क्या होता है या वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा में गति करने लगता है। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखा या वैद्युत
क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है आप आसानी से देख सकते हैं। तो यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र एकांक धनावेश रख दिया जाए तो वह उस पर लगने वाले बल की दिशा में गति करने लगता है। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। मतलब जिस दिशा में एकांक धनावेश चलता है उस दिशा को ही वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अगर बात की जाए जो वैद्युत बल रेखा है इसकी सर्वप्रथम कल्पना किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने इसकी सर्वप्रथम परिकल्पना या कल्पना की थी। आगे बात है वैद्युत बल रेखा की परिभाषा की। अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन करता है। ठीक है, इसके बाद बात करने वाले हम गाइस वैद्युत बल रेखाओं के गुणों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को लिखिए। तो वैद्युत बल रेखा का जो पहला गुण है वो ये है, वैद्युत बल रेखाएं विद्युत आवेश के पास आकाश में काल्पनिक वक्र हैं जो धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ से चलती हैं, धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। सेकंड पॉइंट, वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अगला पॉइंट है वैद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं अथवा समाप्त हो जाती हैं। मतलब चालक निकलेंगी या फिर समाप्त हो जाएंगी। अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं अतः किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। कोई भी चालक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, कोई भी चालक है उसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों? क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के पृष्ठ से होकर निकलती हैं, ना कि उसके अंदर से होकर निकलती हैं। आगे गाइस वैद्युत बल रेखाओं के गुणों के बारे में उपयोगों के बारे में आप जान लीजिए। वैद्युत बल रेखाओं के क्या उपयोग हो गए। तो वैद्युत बल रेखा किसी आवेश या आवेश समुदाय में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की आंशिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब इनसे क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की आंशिक जानकारी प्राप्त होती है। जहां वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहां वैद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। मतलब जहां पे बल रेखाएं अधिक होती हैं, सघन होती हैं, वहां पे तीव्रता अधिक होती है वैद्युत क्षेत्र की, और जहां पे कम होती हैं, जहां पे विरल होती हैं, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं समांतर हैं तो वह क्षेत्र एक समान होता है। अगर जो वैद्युत बल रेखाएं एक समान है, समांतर हैं, तो क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। मतलब जो कोई भी स्पर्श रेखा अगर खींच देंगे तो उस बिंदु पर क्या होगा, उसकी परिणामी तीव्रता की दिशा बताई जा सकती है या ज्ञात की जा सकती है या प्रदर्शित की जा सकती है। अगला पॉइंट है उदासीन बिंदु क्या है। तो उदासीन बिंदु के बारे में जान लेते हैं। दोनों आवेशों के मध्य एक बिंदु n होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता शून्य होती है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। मतलब जो विद्युत क्षेत्र है उसमें एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर परिणामी तीव्रता शून्य होती है, इसी बिंदु को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो अगला पॉइंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है। अगर बात की जाए एक समान वैद्युत क्षेत्र की, अभी पॉइंट ये बताया गया है, तो उस वैद्युत क्षेत्र को जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणाम और दिशा दोनों में बराबर होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब उस क्षेत्र की दिशा को जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण और दिशा दोनों में बराबर होती है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, परिमाण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला हेडिंग, विद्युत अभिवाह या वैद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स दोनों बातें एक ही हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत अभिवाह या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है गाइस, इससे किया जाता है फाई से प्रदर्शित। अगर फाई बराबर पूछा जाए तो फाई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ
फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर वेक्टर का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा गाइस, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। डी ए जो है क्षेत्र है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव क्या है। अगर बात की जाए वैद्युत द्विध्रुव की, तो वैद्युत द्विध्रुव यदि दो बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो है देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्लस का क्यू मान लो, दूसरा माइनस का क्यू, और इनके बीच की दूरी क्या मान लेंगे, 2l मान लेंगे। आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर बात की जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। अगर ये कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात की जाए P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है Q इंटू 2l, जहाँ पे 2l जो है वो दूरी है। अगला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र होता है LTA, यानी M0 LTA। आगे है गाइस अच्छी स्थिति क्या है। जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होती है तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष स्थिति में कहा जाता है। अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। मतलब क्या है, जब तीव्रता ज्ञात करनी हो और जो तीव्रता है वो द्विध्रुव के अक्ष पर ही स्थित हो तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। अगली बात करते हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है, जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव अक्ष के लंब अर्धक यानी कि निरक्षीय रेखा पर स्थित होता है तो इस बिंदु को चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जा सकता है। निरक्षीय स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहा जाता है। मतलब अच्छी स्थिति को अनुदैर्ध्य कहा जाता है और निरक्षीय स्थिति को क्या कहा जाता है गाइस, अनुप्रस्थ स्थिति। तो गाइस ये था फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का आवेश यानी वैद्युत आवेश और क्षेत्र का पार्ट 2। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।